हेलो एवरीवन। मेरा नाम कृष्ण है और चलो महाभारत शुरू करते हैं पढ़ने की। आज हम पढ़ने वाले हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस एंड सॉलिड इन लिक्विड। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, अपन को ज़्यादा परेशानी नहीं होना है। सबसे पहले हम समझेंगे आखिरकार सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है, उसके बाद समझेंगे गैस में क्या है और लिक्विड में क्या है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं आखिरकार सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है। सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन लिखी है तो कोई बात नहीं, लेकिन मतलब जब तक समझ में नहीं आया तब तक मज़ा नहीं आता है। देखो, सॉल्युबिलिटी मतलब होता है किसी की सॉल्युबल होने की एबिलिटी। मतलब कोई चीज़ किसी सॉल्वेंट में कितना सॉल्युबल हो सकता है, उसी को कहते हैं हम सॉल्युबिलिटी। मतलब हम आखिरकार हम अगर टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं तो हम कितना सॉल्यूट मिला सकते हैं किसी सॉल्वेंट में, इसी को कहते हैं सॉल्युबिलिटी। तो सिंपल सी सस्ती सी गरीबों वाली डेफिनेशन लिखी है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस एक्सप्रेस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस विच कैन बी डिसॉल्व इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। या इतना भी लिख सकते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, क्योंकि टेम्परेचर एंड प्रेशर चेंज करोगे तो उसमें और भी अमाउंट मिक्स करी जा सकती है। अपन सारी चीज़ समझेंगे। देखो, इतनी सॉल्युबिलिटी का मतलब तुम समझ गए होगे, बहुत आसान लगा होगा। तो कभी गुलाब जामुन खाए हैं? हमारे यहाँ तो उसको रसगुल्ले बोलते हैं। गुलाब जामुन। तो उसमें देखना, जिसमें इसमें जिस चीज़ में डिप किया जाता है वो लिक्विड नहीं होता है। अगर कभी तुमने उसका बनाने का प्रोसेस देखा हो तो बेसिकली क्या होता है कि एक ऐसी कढ़ाई चढ़ाते हैं, उसमें मतलब ऐसे पानी डालते हैं, उसके अंदर हम क्या डालते हैं, चीनी डालते हैं, शुगर को सुक्रोज भी बोलते हैं, शुगर डालते हैं, चीनी डालते हैं। तो अगर पता है इस हमें हीट देने की क्यों ज़रूरत पड़ती है, हीट देने से टेम्परेचर इंक्रीज होता है। जैसे मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। जैसे तुम अपने घर में लेना, एक ग्लास लेना, उसमें इतना पानी फिल करना और उसमें तुम चीनी मिक्स करना। क्या करना, उसमें चीनी मिक्स करना। एक ऐसी अमाउंट आ जाएगी कि जिसके बाद चीनी मिक्स नहीं होगी। जैसे मान लो तुमने लिया है 100 ml वाटर लिया है, तो जैसे मान लो इसमें तुम मिलाते गए मिलाते गए मिलाते गए, जैसे मान लो इसमें सिर्फ 10 ग्राम ही चीनी मिक्स हो सकती है। इससे ज़्यादा तुम चीनी मिक्स नहीं कर पाओगे। इससे ज़्यादा चीनी मिक्स करोगे तो मिक्स मतलब अगर किसी ने इक्विलिब्रियम वाला पढ़ा हो कि सॉल्यूशन से दोबारा सॉलिड और सॉल्वेंट में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब तुम जितनी मिक्स करोगे उतनी ही मतलब डिज़ोल्व, उतनी मतलब प्रिसिपिटेट होने लगेगी। तो मतलब तुम सिर्फ इतनी ही कर सकते हो, इसका मतलब है कि इसकी सॉल्युबिलिटी सिर्फ इतनी है। लेकिन जैसे अगर तुमने चाशनी बनाना बोल दो, लिक्विड बनाना जानते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हीट देते हैं। हीट देने की वजह से क्या होता है कि इसमें और भी और हम मिक्स करते जाते हैं, यही खासियत होती है। पूरा फुल डिटेल में पढ़ेंगे कि कब इंक्रीज होती है कब डिक्रीज होती है, उसकी बात नहीं है, बस एक जनरल सा एग्जांपल दिया ताकि तुम्हारे दिमाग में समझ में आ जाए। और केमिस्ट्री यार इतनी इंटरेस्टिंग है कि पूरे हर जगह देखने को मिलती है। देखो, ये कौन सा सॉल्यूशन था कि सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड क्या है, सॉल्यूट है, और लिक्विड क्या है, सॉल्वेंट है। अगर आप बात करते हैं कि लिक्विड में गैस कैसे पाई जाती है, जैसे अगर तुमने कोई कोका कोला पिया हो तो उसमें जब मतलब उसे सेक कर दो मतलब उसमें भाप सी निकलती है कि नहीं, वो एक एग्जाम्पल है गैस इन लिक्विड का। बहुत सारे अपने पास और देखो और बताएं। तुमने भी सुन रखा होगा कि पानी में ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये सब क्या है कि गैस लिक्विड में डिजॉल्व है। तो हमने इतनी तो सिंपल सी बात जान ली कि आखिरकार सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है। अब मैंने बताया कि हर फैक्टर पे, जैसे अगर तुम भी देखते हो कि इसमें अगर हीट, अगर तुम और ज़्यादा गर्म करते जाते हो तो इसमें और तुम चीनी मिला सकते हो। जैसे अगर मान लो इस पानी को तुम गर्म करोगे तो इसमें अभी सिर्फ 10 ग्राम मिला सकते थे ना, अब इसमें 15 ग्राम भी मिला सकते हो। इसलिए यही सब हम पढ़ने वाले हैं कि आखिरकार क्या इफेक्ट है, किस तरीके से हमें देखने को मिलते हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि आखिरकार सॉल्युबिलिटी कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करती है। पहला फैक्टर है कि नेचर ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट मतलब क्या करोगे, तुम क्या मिक्स कर रहे हो। देखो एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लो तुम्हारे पास ये वाटर है, इसमें तुम NaCl मिलाओगे, नमक मिलाओगे तो इसमें डिजॉल्व हो जाएगा। जबकि अगर तुम इसी की जगह अगर तुम इसमें ऑयल मिक्स करोगे तो नहीं मिलेगा, है कि नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, जो ऑयल लिया है उसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में 0 है, जबकि नमक की कुछ ना कुछ तो सॉल्युबिलिटी है, तो ये भी होता है।
अब दूसरा फैक्टर है वो है नेचर ऑफ सॉल्वेंट, मतलब आखिरकार तुम कैसा सॉल्वेंट ले रहे हो। जैसे जैसे बहुत सिंपल समझते हैं, मान लो यहाँ हमने वाटर ले लिया है और यहाँ हमने मान लो और बेंजीन ले लिया है। इसमें अगर तुम NaCl डालोगे तो डिज़ोल्व हो जाएगा, जबकि अगर तुम इसमें NaCl डालोगे तो डिज़ोल्व नहीं होगा। तो क्या कह सकते हैं कि इस NaCl बेंजीन में डिज़ोल्वेबल नहीं है, मतलब वहाँ सॉल्युबिलिटी जीरो हो गई है। तीसरी बात, अब तीसरी बात है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर की मैंने अभी हाल बात बताई कि नहीं बताई है, कि जब हम वो मतलब लिक्विड बनाते हैं जिसमें हम लोग गुलाब जामुन डिप करते हैं डालते हैं, तुम उसका टेम्परेचर इसका टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो उसमें तुम चीनी और मिलाने की मतलब गुंजाइश बनती जाती है, मतलब जितना तुम टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे उतनी तुम गुंजाइश बनती जाती है। और भी पढ़ेंगे आखिर लिक्विड गैस में सब में पढ़ेंगे, तो तुमसे हम एक जनरल सी बात कर रहे हैं। अब एक चौथा फैक्टर है, चौथा फैक्टर है प्रेशर, कि आखिरकार हम प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो कोई की सॉल्युबिलिटी घटेगी या बढ़ेगी, वही सब बहुत बिंदास तरीके से बात करने वाले हैं। तो क्या करते हैं कि 4 पॉइंट लिख लो कि आखिरकार सॉल्युबिलिटी कौन कौन सी चीज़ों पर डिपेंड करती है। नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर डिपेंड करती है और प्रेशर पे डिपेंड करती है। तो आखिरकार हम सबसे पहले क्या बात करते हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। देखो इसका कहने का मतलब ये है कि जो सॉलिड है वो क्या है, सॉल्यूट है, जबकि लिक्विड है वो क्या है, सॉल्वेंट है। क्या है, सॉल्वेंट है। ये सिंपल सा हम कौन सा एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे तुम पानी में चीनी घोल रहे हो, सिंपल सा एग्जाम्पल है। तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है उस चीज़ का, तुम्हें दो चीज़ों का ध्यान रखना, एक क्रिस्टलाइजेशन होता है, एक डिसॉल्यूशन होता है। पहले डिसॉल्यूशन की डेफिनेशन समझ लेते हैं तो आगे क्रिस्टलाइजेशन समझेंगे। देखो व्हेन अ सॉलिड, सॉलिड क्या ले रहे हो तुम, सॉल्यूट ले रहे हो, इज एडेड टू सॉल्वेंट, सॉल्यूट डिजोल्व एंड इट्स कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन इंक्रीजेज, दिस प्रोसेस इज नोन एज डिसॉल्यूशन। मतलब किसी चीज़ को घुलने को हम डिसॉल्यूशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, डिसॉल्यूशन। तो मुझे उम्मीद है इतना कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं, कोई समझने वाली बात नहीं, तो आराम से समझ में आ गई होगी। अब इसका जस्ट एक उल्टा प्रोसेस होता है जिसे बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। देखो तो सबसे अब क्या लिखते हैं, सस्ती सी सिंपल वाली डेफिनेशन लिखते हैं क्रिस्टलाइजेशन की। तो ये रही सस्ती सी सिंपल सी वाली डेफिनेशन। देखो क्रिस्टलाइजेशन क्या है, सम सॉलिड पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन कोलाइड विद अदर सॉलिड पार्टिकल्स एंड गेट प्रिसिपिटेटेड आउट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। या फिर तुम कह सकते हो कि प्रिसिपिटेशन को ही हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेशन को ही हम क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। तो अब हम समझते हैं कि आखिरकार किस तरीके का प्रोसेस होने वाला है, लेकिन उससे पहले हम क्या समझते हैं कि हमें दो चीज़ और समझनी है। एक होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन और एक होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। दोबारा सुन लो, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। बहुत सिंपल सा है, इसमें बिल्कुल परेशान नहीं होना है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखो सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन कहलाता है जिसमें तुम और सॉल्यूट मिक्स नहीं कर सकते हो, नो सॉल्यूट मिक्स, मतलब जिसमें तुम और सॉल्यूट मिक्स ना कर पाओ उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे अगर तुम किसी चीज़ में पहले पानी है, इसमें तुम चीनी मिलाते जाओ मिलाते जाओ मिलाते जाओ तो एक टाइम ऐसा आएगा कि तुम उसके बाद चीनी नहीं मिला पाओगे। अगर उसके बाद मिलाओगे चीनी तो क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा, तो बोलते हैं प्रिसिपिटेशन हो जाएगा। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या कहलाता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वो कहलाता है जिसमें तुम और सॉल्यूट मिक्स कर सकते हो। क्या कह सकते हो, और सॉल्यूट मिक्स कर सकते हो। जैसे मान लो इस पानी में हम 10 ग्राम चीनी मिला सकते हैं, जबकि यहाँ जो भी एक जो रखा हुआ है इसमें सिर्फ हमने 5 ग्राम चीनी मिलाई है। मतलब जो तुम्हारे पास ये सॉल्यूशन है इसको बोलेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें और भी गुंजाइश है मिक्स करने की। तो इस तरीके से तुम समझते हैं। लेकिन जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाता है तो उस पर कंडीशन आ जाती है इक्विलिब्रियम। देखो अगर इक्विलिब्रियम जैसे थोड़ा भी डाउट हो बिल्कुल परेशान नहीं होने की ज़रूरत है, क्योंकि 11th क्लास में मैंने इक्विलिब्रियम इतने अच्छे से क्लियर किया कि तुम्हें सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो 11 ऐसा कुछ नहीं, तुम्हें सर्च करना इक्विलिब्रियम बाय KP सिंह, सर्च करोगे तुम्हें वीडियो इजीली मिल जाएगी। फुल प्लेलिस्ट है फ्री में, बिल्कुल कोई पेड कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है, सब आसान तरीके से। देखो इक्विलिब्रियम, तो फिर भी यहाँ समझ जाते हैं कि इक्विलिब्रियम में आखिरकार क्या होता है। जैसे मान लो हम दो प्रोडक्ट रिएक्टेंट ले रहे हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट,
तो उससे हम लोग क्या बना रहे हैं, उससे बन रहा है सॉल्यूशन। यहाँ समझते हैं, जैसे हम क्या ले रहे हैं, सॉल्यूट में हम क्या ले रहे हैं, चीनी, शुगर ले रहे हैं। सॉल्वेंट में हम क्या ले रहे हैं, वाटर ले रहे हैं। इन दोनों को हमने मिक्स किया तो क्या बना है, मतलब चीनी का पानी, जो भी मतलब जो भी कह सकते हो। तो जब इक्विलिब्रियम कंडीशन आती है तो इसमें डिसॉल्यूशन भी होता है। डिसॉल्यूशन का मतलब होता है कि सॉल्यूट इसमें मिक्स भी हो रहा है, लेकिन साथ में उसके क्या हो रहा है, क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है। तो इक्विलिब्रियम में ऐसा होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हो जाती है। तो इस चीज़ को इक्विलिब्रियम बस इतना ही समझ लो कि मतलब प्रोसेस साइकिल बन जाती है कि सॉल्यूट सॉल्वेंट में मिक्स होगा और फिर जब सॉल्यूशन बन जाएगा तो उसमें से सॉल्यूट अपने आप निकल आएगा। इस तरीके की साइकिल बनती है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं कि थोड़ी और साइंटिफिक सी डेफिनेशन इसकी लिख लेते हैं, किसकी, सॉल्युबिलिटी की। कि आखिरकार इसमें क्या कर रहे हैं हम, ये बात हम सॉलिड और लिक्विड वाला सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं कि नहीं। इसमें आखिरकार सॉल्युबिलिटी क्या, कितनी डेफिनेशन होती है, उसके बारे में हम लिखने वाले हैं। तो क्या करो, पेन लो और सस्ती सी सिंपल सी गरीबी वाली डेफिनेशन लिख लो। तो हम क्या करते हैं, हम सिंपल सी ये रही तुम्हारे पास डेफिनेशन कि आखिरकार इसे बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग होती है, तो हम बोलते इसलिए यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सॉल्युबिलिटी एट अ गिवन टेम्परेचर, सॉल्युबिलिटी एट अ गिवन टेम्परेचर इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ सॉलिड दैट डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूट की वो मैक्सिमम अमाउंट जो 100 ग्राम सॉल्वेंट में मिलाई जाए उसको सैचुरेटेड बनाने में, तो उसी को कहते हैं उसकी सॉल्युबिलिटी। तो इतना कोई बड़ा टफ नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसी को हम लोग क्या करते हैं कि मोलर सॉल्युबिलिटी में भी मतलब डिफाइन कर देते हैं, मोलर सॉल्युबिलिटी। जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे तो डाउट्स ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगे, क्योंकि जब तक जो चीज़ क्वेश्चन से समझ में आती है वो लैंग्वेज से थोड़ी कम आएगी समझ में। तो घबराओ नहीं, क्वेश्चन करेंगे तब बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी। जैसे अगर हम मान लेते हैं, लिखा है कि 20 डिग्री सेल्सियस पे 6 मोल पर लीटर है। क्या है, सुक्रोज के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसका कहने का मतलब सुक्रोज ले लो, मतलब कोई भी मान लो ग्लूकोज है, ग्लूकोज। तो इसका कहने का मतलब है कि जब टेम्परेचर हो 20 डिग्री सेल्सियस तो उस टाइम 1 लीटर में 6 मोल ग्लूकोज के होते हैं। देखो, अगर तुम्हें न्यूमेरिकल केमिस्ट्री पढ़नी है, मतलब फिजिकल केमिस्ट्री समझनी है और चाहते हो बहुत अच्छे से समझ में आए, बहुत अच्छे से कर पाओ, तो बेटा एक बार मोल कॉन्सेप्ट वाली वीडियो ज़रूर देख लेना। मोल कॉन्सेप्ट का पार्ट हमने 11th क्लास में कवर किया है, एक बार मोल कॉन्सेप्ट जरूर देख लेना। मोल कॉन्सेप्ट बाय केपी सिंह सर्च करोगे, वो वीडियो तुम्हें आसानी से मिल जाएगी। अगर मोल कॉन्सेप्ट नहीं आता तो बेटा परेशान हो जाओगे बहुत। मुझे पता है कि तुम्हें सिर्फ इतनी सी बात समझने में तुम्हारा दिमाग घूम गया होगा। तो बेसिक तो तुम्हें क्लियर करना पड़ेगा, 11th क्लास का मोल कॉन्सेप्ट हर हाल में तुम्हें क्लियर करना है। तो हम क्या बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और दूसरी बात यह है कि सैचुरेटेड जब कोई सॉल्यूशन होता है तो उस समय सॉल्यूट उस सॉल्यूशन में मैक्सिमम होता है, सॉल्यूट मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट होता है उस गिवन टेम्परेचर पर। तो आखिरकार हम देखते हैं कि आखिरकार जब हम कोई सॉल्यूशन बनाते हैं सॉलिड इन लिक्विड, तो कौन कौन से फैक्टर पे किस किस तरीके से डिपेंड करता है। इतनी बात तो हम जान चुके हैं जनरल की सॉल्युबिलिटी 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है, सॉल्यूट पे, सॉल्वेंट पे, टेम्परेचर पे एंड प्रेशर पे। अब डिपेंडेंसी किस तरीके से, उस चीज़ के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या लिखो कि नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट। तो सबसे पहले हेडिंग डालो नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। देखो अब बात करते हैं। एक चीज़ तो मैंने अभी तुम्हें जनरल सबसे स्टार्टिंग में लेक्चर में बताई थी कि हर सॉल्यूट हर सॉल्वेंट में मिक्स नहीं होता है। इस बात को हमेशा याद रखना। जैसे हमने क्या देखा है कि NaCl जो मतलब आयनिक कंपाउंड है वाटर में तो डिज़ोल्व होते हैं, जबकि जो बेंजीन होता है उसमें डिज़ोल्व नहीं होते हैं। जबकि जो नेफ्थलीन होती हैं वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होती हैं, जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड बेंजीन में डिज़ोल्व हो जाती हैं।
तो अगर हम सिंपल सा देखें तो इसका लिए एक याद कर लो, लाइक डिजॉल्व इन लाइक। क्या हो? लाइक डिजॉल्व इन लाइक। मतलब अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का अगर नेचर सेम है तो ये एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि अगर हम बात कर लेते हैं ना कि डिसोल्यूशन आखिरकार क्या है, डिसोल्यूशन एक प्रकार का इंटरेक्शन ही तो हो रहा है। मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स में एक प्रकार का इंटरेक्शन ही तो देखने को मिल रहा है, तभी तो कोई डिसोल्यूशन हो पा रहा है, तभी तो कोई सॉल्यूशन हो पा रहा है। और एक बताता है कि जो सॉल्यूट जितना अच्छा केमिकली सॉल्वेंट से रिएक्ट करता है उसकी सॉल्युबिलिटी और उतनी ज़्यादा होती है। अभी देखो तुम्हें बेसिक समझ में नहीं आता होगा, पानी मिलाओ या फिर चीनी मिलाओ, लेकिन एक चीज़ बता दें, एक प्रकार के रिएक्शन ही तो हो रही है कि आखिरकार सॉल्यूट और सॉल्वेंट का एक इंटरेक्शन ही तो देखने को मिल रहा है। अगर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में अगर इंटरेक्शन नहीं करेंगे तो वो मॉलिक्यूल्स कभी डिसॉल्व नहीं होंगे। जैसे वाटर एंड ऑयल आपस में डिसॉल्व क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि इन दोनों के मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरेक्शन नहीं करते हैं, मतलब इसमें बॉन्डिंग की फॉर्मेशन नहीं होती है, इसलिए दिक्कत आती है। तो याद रखना कि लाइक डिसॉल्व इन लाइक। जैसे अगर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं कि NaCl ले लो, जैसे कॉमन सॉल्ट बोलते हैं, वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, जबकि अगर तुम इसी NaCl को लो और बेंजीन में मिक्स करो तो ये डिसॉल्व नहीं होता है। इतनी चीज़ समझ में आ गई कि नहीं? अगर देखो उसी जगह हम क्या लेते हैं नेफ्थलीन। जो नेफ्थलीन होती हैं वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होती हैं, जबकि ये बेंजीन के सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाती हैं। तो इस बात से याद रख सकते हैं कि लाइक डिसॉल्व इन लाइक। अब हम दूसरा बात करते हैं, वो है, एक पहली बात होगी, इसमें दो चीज़ें बढ़ गई हैं। दूसरा फैक्टर वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। यहाँ तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में। मैं कह रहा हूँ क्यों दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप तुम्हें बात समझ में भी आ जाएगी। देखो, क्योंकि रिएक्शन हमने क्या बताया कि एक प्रकार की रिएक्शन ही तो है, सॉल्यूट का सॉल्वेंट में मिक्स होना एक प्रकार की रिएक्शन ही है। तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक भी हो सकती हैं और एंडोथर्मिक भी हो सकती हैं। देखो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन, देखो एक्स मतलब होता है एग्जिट करना, और जहाँ थर्म आए वहाँ समझना गर्म। तो मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट निकले उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे अगर तुमने कैल्शियम कार्बोनेट अगर देखो, जो कैल्शियम कार्बोनेट वही है जो मतलब वाइट वॉश में यूज़ करते हैं ना, चूना, उसको देखना तुम, उसमें पानी में डिप करना, देखना उसमें से ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जो एक एंडोथर्मिक होती हैं जिसमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, हीट की ज़रूरत पड़ती है, ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं एंडोथर्मिक है। और यहाँ टेम्परेचर का अलग अलग इफेक्ट देखने को मिलता है। इसको समझने के लिए तुम्हें क्या समझना पड़ेगा कि हल्का फुल्का तुम्हें ली चार्टली समझ में आना चाहिए। ली चार्टली 11th क्लास का एक प्रिंसिपल है, अगर उसे डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो सर्च करना ली चार्टली, और तुम्हें वो पूरा टॉपिक डिटेल में मिल जाएगा। लेकिन जितनी जितनी ज़रूरत है, ली चार्टली बाय केपी सिंह सर्च करना, ईजी तरीके से मिल जाएगा। और अगर जितनी ज़रूरत है उसकी हम लोग बात करने वाले हैं, लेकिन इतना जान लो कि अलग अलग जगह अलग अलग तरीका है। एक्सोथर्मिक में जहाँ डिसॉल्व होगा तो वहाँ एंडोथर्मिक में अलग कहानी बात करते हैं। तो हम केस लेते हैं पहला, क्या लेते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से हम लोग क्या मिलके बना रहे हैं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिक्स होके बन रहा है क्या, सॉल्यूशन। बात करते हैं कि अगर सॉल्यूशन, अगर रिएक्शन कैसी है, रिएक्शन है अगर एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक मतलब होता है कि हीट की इसमें ज़रूरत है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि यहाँ हीट लिख लेते हैं। ली चार्टली में इतना समझना कि रिएक्शन जिस डायरेक्शन में वो कंपोनेंट है उसको जस्ट डायरेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है। जैसे अगर तुम टेम्परेचर मूव करोगे तो इसका पूरे में सिस्टम का इंक्रीज़ करोगे कि नहीं करोगे? तो तुम टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे तो रिएक्शन हो जाएगी क्या, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड होने का मतलब होता है कि इसमें सॉल्यूट हम और मिला सकते हैं। क्या मिला सकते हैं? और मिला सकते हैं। तो अगर तुम क्या देखोगे कि जो चीनी मिला रहे हो पानी में, वो एक प्रकार की क्या, एंडोथर्मिक रिएक्शन है।
एंडोथर्मिक रिएक्शन क्यों है? क्योंकि पानी में चीनी मिलाने के लिए तुम्हें हीट देनी पड़ती है। तो जब तुम उसमें हीट और देते जाते हो और हीट देते जाते हो, रिएक्शन हो जाती है फॉरवर्ड होने की वजह से सॉल्यूट सॉल्वेंट में और ज़्यादा मिक्स हो जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर तुम यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो अब यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, स्टार बना के लिख लो। वैसे कोई रूल नहीं है लेकिन मैं बता देता हूँ कि अगर रिएक्शन हो क्या एंडोथर्मिक, क्या हो अगर रिएक्शन हो एंडोथर्मिक तो सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्या? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब दूसरी तरफ जो आती है वो आती है क्या? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कि कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जो एक्सोथर्मिक होती हैं। एक्सोथर्मिक मतलब क्या होता है कि यहाँ सॉल्यूट है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जब तुम मिलाओगे तो उससे क्या बनेगा? उससे बनेगा सॉल्यूशन और प्लस हीट, मतलब इसमें से हीट इवॉल्व होगी। अभी हमने सिंपल सा तरीका बताया कि तुम्हारे पास कैल्शियम कार्बोनेट वाला है, कैल्शियम कार्बोनेट भी एक सॉलिड ही होता है, और सॉल्वेंट में तुम वाटर में मिक्स करते हो तो उसमें से हीट निकलती है कि नहीं निकलती है। तो आखिरकार एक क्या है? एक प्रकार का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में इसका जस्ट अपोजिट होता है। क्या होता है? जस्ट अपोजिट होता है। अगर क्योंकि देखो ये सिस्टम है, तुम सिस्टम पे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, जब तुम टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सॉल्यूशन का क्रिस्टलाइजेशन होने लगेगा। जब क्या होने लगेगा? यहाँ क्रिस्टलाइजेशन होता है। क्रिस्टलाइजेशन जैसी होगा तो जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। जब कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा तो मतलब क्या हो जाएगा कि इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट की अमाउंट हो गई है कम। जैसे अगर मान लो हमारे पास ये था, कोई लिक्विड था, ये मान लो लिक्विड इसमें है 100 ml और इसमें कोई सॉलिड मिला हुआ है, वो मिला हुआ 10 ग्राम। तो जब तुम इसमें टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो पता क्या होगा, मतलब ये मान लो लिक्विड तो 100 ml ही रहेगा, क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि भाप बन कुड़ जाएगा, उतना नहीं सोचना है। ये 100 ml रहेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आता है कि अरे भाप बन कुड़ जाएगा, उस फलाना ढिकाना, 100 ml रहेगा। ये जो भी 8-10 ml मिला था ना, तो हम मान लेते हैं कि अभी 7 ग्राम इस लिक्विड में घुला हुआ है, जबकि ये 3 ग्राम इसके बॉटम पे आ जाएगा। ये हुआ क्रिस्टलाइजेशन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जा सकती है। तो स्टार बना के क्या लिख सकते हो कि अगर रिएक्शन हो एक्सोथर्मिक, क्या हो? रिएक्शन हो एक्सोथर्मिक, तो सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मैं जैसे कहीं लिखा हुआ नहीं, मैं समझ, ये जल्दी याद रहता है। इसका कहने का मतलब है कि अगर तुम टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, और अगर तुम टेम्परेचर डिक्रीज करते हो तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। इस बात को समझ में आया कि नहीं? जबकि एंडोथर्मिक में अगर तुम टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होती जाएगी, और अगर तुम टेम्परेचर डिक्रीज करते हो तो सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज होती जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा कि आखिरकार टेम्परेचर का क्या रोल है। देखो सॉल्यूट सॉल्वेंट कर लिया हमने, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर कर लिया है। अब जो आखिरी हमारे पास क्या रह गया, वो रह गया है प्रेशर। आखिरकार हम देखते हैं कि प्रेशर में किस तरीके का से इफेक्ट देखने को मिलता है। अब हम बात करने वाले हैं कि इफेक्ट इन प्रेशर, कि आखिरकार प्रेशर के चेंज करने से सॉल्युबिलिटी में क्या क्या चेंज आएंगे, क्या क्या चेंज आने वाले हैं। तो मैं तुम्हें बता दूं कि अगर क्या हो, सॉल्यूट हो, लिक्विड हो या सॉलिड हो, तो प्रेशर चेंज करने से सॉल्युबिलिटी में कोई ज़्यादा फ़र्क देखने को नहीं मिलता है, बहुत ही कम फ़र्क देखने को मिलता है। इसलिए हम इस फैक्टर को कर देते हैं निगलेक्ट। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें बात क्लियर हो गई होगी कि क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि यहाँ जो लिक्विड होते हैं या फिर जो बोलते हैं सॉलिड होते हैं वो हाईली इनकम्प्रेसिबल होते हैं। अगर मैं कहूँ कि जो प्रेशर का इफेक्ट सिर्फ तुम्हें गैसेस में देखने को मिलेगा, प्रेशर का इफेक्ट कहाँ देखने को मिलता है? गैसेस में देखने को मिलता है, सॉलिड और लिक्विड में देखने को आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि सॉलिड और लिक्विड जो होते हैं वो हाईली इनकम्प्रेसिबल होते हैं, इनकम्प्रेसिबल। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा कि आखिरकार किस तरीके से क्या क्या होता है।
बस जो तुम्हें दिमाग लगाना वो लगाना है टेम्परेचर में, कि टेम्परेचर में किस तरीके से लगाना है कि अगर प्रोसेस हो एंडोथर्मिक तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी, और अगर प्रोसेस है एक्सोथर्मिक अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक को और बात करते हैं जिसका है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो हेडिंग डालो क्या, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो हम बात करने वाले हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। तो यहाँ जो है जो गैसेस है वो सॉल्यूट है। सॉल्यूट मतलब होता है जो कम क्वांटिटी में रहे, और जबकि लिक्विड है वो सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में हो। एक बात अपने दिमाग में सेट कर लो कि सॉल्युबिलिटी 4 फैक्टर पे डिपेंड करती है जो हम इनिशियली मतलब स्टार्टिंग में पढ़े थे कि नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट, टेम्परेचर एंड प्रेशर, इन 4 फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो हम लोग धीमे धीमे सारे फैक्टर के ऊपर बात करेंगे। यहाँ जो इंपॉर्टेंस हर बार की तरह यहाँ प्रेशर कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंस होने वाला है, क्योंकि यहाँ आएगा हेनरी लॉ, और हेनरी लॉ पे क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो सॉल्यूट सॉल्वेंट में जितना ज़्यादा रिएक्टिव होता है, दोबारा सुनो, जो सॉल्यूट सॉल्वेंट में जितना ज़्यादा रिएक्टिव होता है उसकी उतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होती है। कितनी होती है? उतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होती है। जैसे अगर हम सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि हर गैसेस का हर सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी अलग अलग होती है। जैसे बात करते हैं कि जैसे हम वाटर लेते हैं H2O, इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, H2, हीलियम एक्सेट्रा जो गैसेस हैं वो वाटर में कम सॉल्युबल हैं, जबकि HCl, NH3, अमोनिया एक्सेट्रा अदर गैसेस हैं ये वाटर में हाईली सॉल्युबल हैं, क्योंकि जो जितना रिएक्टिव होगा वाटर के साथ जो गैसेस वो उतनी ज़्यादा सॉल्युबल हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा कि ये नेचर किस तरीके से है। अब जो दूसरा फैक्टर बात करने वाले हैं वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में यहाँ पिछली बार की तरह तुम्हें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में सिंपल सी कहानी है कि अगर तुम टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे, क्या करोगे, अगर तुम टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। बस इतना सा याद रखना है। तो हम देखते हैं कि सॉल्युबिलिटी अगर हम कोई स्टार बना के पॉइंट लिखो, क्यों ऐसे कहीं लॉ नहीं है लेकिन याद करने के लिए काफ़ी ज़्यादा काम आता है। सॉल्युबिलिटी ये जो है वो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। क्या कि अगर तुम टेम्परेचर इंक्रीज़ करो तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। और ऐसी कहानी हमने पिछली बार क्या पढ़ी थी कि अगर रिएक्शन हो एक्सोथर्मिक, अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती हैं तो उसमें अगर तुम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ होती है। और यही कहानी हमें गैसेस में देखने को मिल रही है। तो इस बात से क्या देख सकते हैं कि गैस एंड सॉल्वेंट को जब ये जो रिएक्शंस हैं वो क्या है, ये है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है कि इसमें से हीट क्या होगी, इवॉल्व होगी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, बहुत सिंपल सा है। और अगर इसको तुम्हें समझना है तो क्या वही बात करते हैं ली चार्टली। ली चार्टली का कहने का मतलब ये है कि रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाती है जिस डायरेक्शन में तुम इफेक्ट कम कर सकते हो। जैसे मान लो एक कंटेनर है, क्या है, कंटेनर है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है, इसमें गैस भी डिजोल्व है। तो जैसे तुम इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते जाओगे ना तो इसमें इस लिक्विड में गैस की अमाउंट कम होती जाएगी। ली चार्टली तो कहते हैं जैसे अगर मान लो तुम्हारे पास सिस्टम है, तो मुझे पता है कि 11वीं क्लास अगर बर्बाद ज़्यादा हुई है तो ली चार्टली भी बहुत कम समझ में आता है। तो एक बार कृपया करके हाथ जोड़े की विनती है कि एक बार ली चार्टली बाय के.पी. सिंह सर्च करके एक बार देख लेना, बहुत बेहतरीन तरीके से आ जाएगा समझ में। नहीं तो ली चार्टली में परेशान ही होते रहोगे। जैसे मान लो सिस्टम है, इसमें तुमने हीट दी है, तो आखिरकार हीट इस डायरेक्शन में है तो रिएक्शन हो जाएगी बैकवर्ड। बैकवर्ड का मतलब होता है कि सॉल्यूशन सॉल्वेंट और गैस में ब्रेक होने लगेगा। ये छोटी सी बात है, इतना जो तुम्हें याद रखना है। क्या याद रखना है? इतनी सी तुम्हें बात याद रखनी है। लेकिन केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शन जा नहीं सकती है। तो जैसे इनर्ट गैस होती हैं एंड हाइड्रोजन,
इसमें कुछ ऐसा देखा गया है कि अगर तुम टेम्परेचर स्लाइटली इंक्रीज करो किस, तो उनकी सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होती है किस में, नॉन एक्वस सॉल्यूशन में। नॉन एक्वस सॉल्यूशन जैसे मान लो अल्कोहल, एसीटोन, हाइड्रोकार्बन एक्सेट्रा। तो यहाँ तुम्हें याद रखना है कि कहीं कहीं अगर एक्सेप्शन में पूछ लिया जाए हाइड्रोजन एंड इनर्ट गैस, अगर नॉन एक्वस सॉल्यूशन मतलब जो वाटर का सॉल्वेंट ना हो उसमें अगर मिक्स हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती जाती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर के ऊपर बात करने वाले हैं जिसका नाम है इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर। और इस पे सबसे ज़्यादा ही क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं क्योंकि यहाँ जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं ली चार्टली। तो देखो यहाँ तुम्हें एक चीज़ याद रखना है कि अगर तुम प्रेशर इंक्रीज़ करोगे, क्या करोगे, प्रेशर अगर तुम इंक्रीज़ करते हो तो सॉल्युबिलिटी भी इसकी इंक्रीज़ होती जाएगी। क्या होती जाएगी, सॉल्युबिलिटी भी इसकी इंक्रीज़ हो जाएगी। तुम्हें किस तरीके से याद रखना है, तुम्हें इस तरीके से याद रखना है कि सॉल्युबिलिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। वैसे कहीं किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है लेकिन मैं इस तरीके से याद करता तो जल्दी याद हो जाता था। तो इसका कहने का मतलब अगर तुम प्रेशर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज़ होती जाएगी। इसी चीज़ को ऑब्जर्व किया और ली चार्टली ने उसके ऊपर पूरा प्रिंसिपल बना के रख दिया है। तो यहाँ तक अभी हम लोग क्या करते हैं, हाँ एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, कुछ समझ में आया हुआ है, अच्छी लगी वीडियो देखते देखते और सपोर्ट करना चाहते हो तो कम से कम 3 फ्रेंड के साथ ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। क्या करें, ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। हम अब दोबारा पे आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं, हमने क्या देखा एक बार रिवाइज कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं कि सॉल्युबिलिटी जो है वो 4 फैक्टर पे डिपेंड करती है, सॉल्यूट पे, सॉल्वेंट पे, टेम्परेचर पे एंड प्रेशर पे। अब बात करते हैं लिक्विड, अगर बात करते हैं कि अगर सॉलिड की बात कर रहे हैं तो इसमें तो वही है कि लाइक डिजॉल्व इन लाइक। इसमें इसकी 2 कैटेगरी हो जाती हैं। अगर रिएक्शन है एक्सोथर्मिक तो सॉल्युबिलिटी हो जाएगी डिक्रीज, अगर रिएक्शन है एंडोथर्मिक तो सॉल्युबिलिटी हो जाएगी इंक्रीज। और यहाँ प्रेशर का ऐसे कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। अब हम बात करते हैं किसकी, गैस की। तो गैस में यही है कि जो गैस जितनी ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं किसी सॉल्वेंट से वो उतनी ज़्यादा सॉल्युबल होती हैं, मतलब मोर रिएक्टिव मोर सॉल्युबल। और इसका वही टेम्परेचर के साथ ये है कि अगर तुम टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे तो सॉल्युबिलिटी इसकी डिक्रीज़ हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जब हम गैस को किसी सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं तो रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक, और एक्सोथर्मिक में अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो रिएक्शन हो जाती है बैकवर्ड। और इसका प्रेशर का ये है कि अगर तुम प्रेशर इंक्रीज़ करोगे तो सॉल्युबिलिटी भी इसकी इंक्रीज़ होती जाएगी। इसी में है ली चार्टली, जिसे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि अगली वीडियो हम क्वेश्चन भी करेंगे और पूरा डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ क्वेश्चन करने ही मज़ा आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय, ऑल द बेस्ट।